बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दास्तान को इस दास्तान को वापस उस मुकाम पर ले जा रहा है जहां हसन बिन सबा ख्वाजा तूसी निज़ामुल मलक के पास उसे एक वादा याद दिलाने गया था। उस वक्त निज़ामुल मलक नेशापुर में सुल्तान मलक शाह का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया जा चुका था। दास्तान को याद दहानी की खातिर एक बार फिर मुहतसरन बता देता है कि यह वादा क्या था और यह किस तरह पूरा हुआ। ख्वाजा हसन तूसी यानी निज़ामुल मलक, उमर ख़याम और हसन बिन सबा तीनों एक मशहूर आलिम इमाम मवाफ़िक़ के मदरसे में पढ़े थे। मदरसे में एक रोज़ हसन बिन सब्बा ने अपने उन दोनों हम जमातों से कहा कि इमाम मवाफ़िक़ के शागिर्द बड़े ऊंचे मुकाम पर पहुंचा करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम तीनों यहाँ से फारिग होकर ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे। आओ वादा करें कि हम में से जो कोई किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया वह दूसरे दो दोस्तों की मदद करेगा। तीनों दोस्तों ने हाथ मिलाकर यह वादा किया। निज़ामुल मुल्क और उमर ख़याम के वहम गुमान में भी न था कि हसन बिन सब्बा ने बड़े ही मज़मूम मकासद की खातिर यह वादा या मुआहदा किया है। फिर ऐसा हुआ कि तीनों तालीम से फारिग होकर अपनी अपनी राह पर लग गए। कुछ अरसे बाद निज़ामुल मलक सुल्तान मलक शाह के यहाँ गया और मुलाजमत मांगी। उसकी काबिलियत और फहम फरासत को देखते हुए सुल्तान मलक शाह ने उसे अपना वजीर बना लिया और कुछ ही अरसे बाद उसे वजीर आज़म बना दिया। उसके साथ ही उसे निज़ामुल मुल्क का खिताब दे दिया। उमर ख़याम को पता चला कि उसका हम जमात और दोस्त वजीर आज़म बन गया है, तो वह उससे जा मिला और मदरसे के ज़माने का वादा याद दिलाया। निज़ामुल मुल्क ने उमर ख़याम को मुलाजमत दिलानी चाहिए, लेकिन उमर ख़याम ने कहा कि वो तहकीक के मैदान में जाना चाहता है, फिर वो किताबें लिखेगा। निज़ामुल मुल्क ने उसे सुल्तान से अच्छी खासी रकम दिलवा दी। उमर ख़याम ने हिकमत में नाम पैदा किया और ऐसी किताबें लिखी जो आज तक सनद के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हसन बिन सबा निज़ामुल मुल्क के पास गया और उसे बताया कि वह तलाश रोज़गार में मारा मारा फिर रहा है और ज़लील ख्वार हो रहा है। आहर मजबूर होकर उसके पास आया है। क्या तुम इतने लंबे लंबे साल बेरोजगार फिरते रहे हो? निज़ामुल मुल्क ने पूछा था। अगर कहीं रोजी का जरिया मिला भी तो कुछ दिनों बाद खत्म हो गया। हसन बिन सबा ने कहा, मुझे ताजर बनने का मशवरा दिया गया, लेकिन तजारत के लिए सरमाया कहाँ से लाता? दुकानदारी मुझसे नहीं होती। मैं तो रोजगार की तलाश में मिस्र तक चला गया था, लेकिन किस्मत ने कहीं भी साथ ना दिया। लोग कहते हैं कि तुमने इतना ज्यादा इल्म हासिल कर लिया है कि तुम सरकारी ओहदे पर ही काम कर सकते हो। निज़ामुल मुल्क शरीफुल नफ्स और मुखलिस इंसान था। उसने अपने दोस्त और हम जमात को इस अफसरदगी, मायूसी और तंगदस्ती के आलम में देखा तो उसने सुल्तान मलक शाह को बताया कि उसका एक दोस्त आया है जो गैर मामूली फहम फरासत का मालिक है और उसकी तालीमी सनद ये है कि इमाम मवाफिक के मदरसे का पढ़ा हुआ है। हमारे लिए सिर्फ आपकी राय सनद है। सुल्तान ने कहा था, इसे आप जिस ओहदे के लिए मुनासिब समझते हैं रख लें। निज़ामुल मुल्क को सिर्फ सुल्तान की मंजूरी दरकार थी। वो मिल गई तो निज़ामुल मुल्क ने उसे एक ऊंचे ओहदे पर फायज कर दिया। ये शक तो उसके जहन में आ ही नहीं सकता था कि हसन बिन सबा कुछ और ही मकासद दिल में लेकर हुकूमत की इंतज़ामी मशीनरी में शामिल हुआ है। दास्तान गो ने इब्तदा में यहाँ तक ही सुनाया था कि हसन बिन सबा सल्जूकी सुल्तनत की इंतज़ामिया में किस तरह दाखिल हुआ था। वो जो उसने निज़ामुल मुल्क को दर्द भरी दास्तान सुनाई थी वो झूठ था। वो मिस्र नहीं गया था, ना उसने जरिया मुआश की तलाश की थी और ना वो तंग दस्त रहा था। ये सुनाया जा चुका है कि वो अपने उस्ताद अब्दुल मलक इब्ने अताश के जहाँ चला गया था, जिसने उसकी तरबियत शुरू कर दी थी। फिर उसे अहमद बिन अताश के पास भेज दिया गया था। फरा उसके साथ गई थी। उसने खिलजान का शहर ले लिया था और ये कामयाबी हासिल की थी कि लोगों ने उसे खुदा का एलची या खुदा की भेजी हुई बरगजीदा शख्सियत मान लिया था। उसके बाद वो निज़ामुल मुल्क के पास गया और उसके आगे ये रोना रोया था कि वो इतना अरसा बेरोजगार और तंग दस्त रहा है। हसन बिन सबा को निज़ामुल मुल्क किस तरह याद आया था? हर मुस्तरद तारीख में इस सवाल का जवाब मौजूद है। अहमद बिन अताश ने शहदर का शहर और कला धोखे में ले लिया था। फिर हसन बिन सबा ने फरेबकारी से खिलजान के अमीर साले नुमैरी से तहरीर लेकर उसे खजाने का रास्ता दिखा दिया और वह मौत के मुंह में चला गया था। यह शहर भी उन बागियों के कब्जे में आ गया। अब ये दोनों बातें सोचने लगे कि इससे आगे क्या किया जाए। तुमने देख लिया है हसन, अहमद बिन अताश ने कहा, लोगों को अपने जाल में लाना कोई मुश्किल नहीं। लोग अफवाह, सनसनी और पुरअसरारियत से मुतासर होते हैं और वह जुबान के हेर फेर का असर कबूल करते हैं। हसन बिन सबा ने कहा, इन लोगों के उमरा और सरदारों वगैरह का मामला जरा अलग है। अहमद बिन अताश ने कहा, उन्हें यह तासर दो कि तुम लोगों के रोजी रसां हो और उन्हें दौलत और औरत की झलक दिखा दो, फिर ये तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। लेकिन लोगों को साथ लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा जहन में रखो कि हुकूमत सल्जूकियों की है और सल्जूकी अहले सुन्नत हैं। हम लोगों को अपने असर में लेकर उन्हें सल्जूकियों के खिलाफ बगावत पर उकसाते हैं। हसन बिन सबा ने कहा, नहीं हसन, अहमद बिन अताश ने कहा, इसके लिए कम से कम 2 साल का अरसा चाहिए
और इस हकीकत को कभी ना भूलना कि सल्जूकी तुर्क हैं और बड़े जालिम और जंगजू हैं, उनके पास फौज है। इस वक्त ज़रूरत यह है कि जिस तरह हमने शाहदर और खिलजान ले लिया है, इसी तरह सल्जूकियों की सुल्तनत पर कब्जा कर लें। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हसन बिन सबा ने पूछा। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता हसन, अहमद बिन अताश ने कहा। अज़म पुख्ता, मकसद वाज़े और दिमाग हाजिर होना चाहिए। हमें उन सलातीन की इंतज़ामिया में घुस जाना चाहिए। ये काम तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें एक नया महाज दे रहा हूँ। मैं आपके हुक्म का मुंतज़र हूँ उस्ताद मोहतरम, हसन बिन सबा ने कहा। मुझे ये बताएं कि मैंने करना क्या है। मेरे जासूसों ने मुझे एक इत्तला दी है, अहमद बिन अताश ने कहा। ख्वाजा हसन तूसी सुल्तान मलक शाह का वजीर आजम बन गया है। ये तो मुझे कभी का मालूम था कि उसे सुल्तान मलक शाह ने अपना वजीर बना लिया है, लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं थी। वजीर आजम बन जाना बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, मुझे इत्तला मिली है कि सुल्तान मलक शाह उससे इतना मुतासर हुआ है कि उसे निज़ामुल मुल्क का खिताब दे दिया है। उस्ताद मोहतरम, हसन बिन सबा ने पूछा। वो तो वजीर आजम बन गया है, ये बताएं मैंने क्या करना है? क्या उसे कत्ल कराना है? कत्ल बाद की बात है, अहमद बिन अताश ने कहा। हमारे रास्ते में जो भी आएगा वो कत्ल होगा। अभी यह करना है कि उसकी जगह लेनी है। क्या तुम्हें याद नहीं कि ख्वाजा हसन तूसी तुम्हारा हम जमात था? हाँ मेरे मुशद, हसन बिन सब्बा ने उछल कर कहा। यह तो मैं भूल ही गया था। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम क्यों भूल गए थे, अहमद बिन अताश ने कहा। मदरसे से निकलते ही तुम्हें अब्दुल मलक बिन अताश के हवाले कर दिया गया। फिर तुम्हारी सरगर्मियां ऐसी रहीं कि तुम्हें और कुछ याद आ ही नहीं सकता था। मुझे कुछ और भी याद आ गया है, हसन बिन सबा ने कहा। मदरसे में हम 3 दोस्त थे, उमर ख़याम, ख्वाजा हसन और मैं। हमने मुआहदा किया था कि मदरसे से फारिग होकर हम में से किसी को कहीं बड़ा ओहदा मिल गया तो वो दोनों को किसी अच्छे ओहदे पर फायद कराएगा। मेरा काम तो आसान हो गया है। कल सुबह रवाना हो जाऊंगा और ख्वाजा हसन तूसी को उसका वादा याद दिलाऊंगा। देखा हसन, अहमद बिन अताश ने कहा, हमारा हर काम आसान होता चला जा रहा है। ये सबूत है कि हम हक पर हैं और खुदा हमारी मदद कर रहा है। यह भी याद रखो कि सुल्तान मलक शाह अब नेशापुर में नहीं, अब उसका दारुल हुकूमत मरो में है। अगली सुबह का धुलका अभी खासा गहरा था जब हसन बिन सबा अपने आला अरबी नस्ल के घोड़े की बजाय मामूली से एक घोड़े पर सवार था। उसका लिबास भी एक आम आदमी का लिबास था। ऐसे घोड़े और ऐसे लिबास में वो गरीब आदमी लगता था। उसके साथ एक घोड़ा और था जिस पर एक जवान और बड़ी ही दिलकश लड़की थी। उसका लिबास भी गरीबाना था। याद रखना हसन, अहमद बिन अताश ने कहा, अपने आप को अहले सुन्नत ज़ाहिर करना है और जुमा के रोज़ मस्जिद में चले जाया करना। अगर तुम्हें वहाँ कोई अच्छा रुतबा मिल गया तो सुल्तान मलक शाह का मंजूर नज़र बनने की कोशिश करना और उसके साथ ये भी देखते रहना कि निज़ामुल मुल्क को तुम सुल्तान की नज़रों से किस तरह गिरा सकते हो। एक बार वजारत का ओहदा ले लो, फिर सल्जूकी सुल्तनत में हमारी ज़मीन दोज़ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। जासूस के ज़रिए मेरा तुम्हारे साथ राब्ता रहेगा। एक बार फिर सोच लो कि इस लड़की को तुमने अपनी बेवा बहन ज़ाहिर करना है। ये बात तो हो चुकी है कि इस लड़की को किस तरह इस्तेमाल करना है। अहमद बिन अताश और हसन बिन सबा की साजिश ये थी कि निज़ामुल मुल्क के खिलाफ गलत फहमियाँ पैदा करके उसे माजूल कराना और उसकी जगह हसन बिन सबा ने लेनी है और फिर बड़े ओहदों पर अपने आदमी फायद करवाने हैं और सुल्तनत की जड़ें खोखली करके आलम इस्लाम को अपने फ़िरके के ताबे करना है। यहाँ एक गलत फहमी की वजाहत हो जाए तो बेहतर है। एक मकाम तक उन लोगों की तबलीग से पता चलता था कि ये इस्माइली अकीदे के लोग हैं, लेकिन शाहदर से निकलकर उन्होंने जब खिलजान का रुख किया और नई से नई तहरीबकारियाँ करने लगे तो वाज़ेह हो गया कि ये लोग फ़िरका बातनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हकीकत ये है कि ये लोग अपना ही एक फ़िरका बनाते चले जा रहे थे। लिहाजा हसन बिन सबा और उसके पैरोकारों को किसी फ़िरके से मंसूब करना सही नहीं। दास्तान को एक बात और कहना चाहता है। आला तालीम याफ्ता तबके में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हसन बिन सबा एक अफसानवी किरदार है और कला अल मौत में उसकी खुद साहता जन्नत का भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं और ये अलिफ लैला की एक दास्तान है। उन हजरात की खिदमत में गुजारिश है कि ये दास्तान अगर ख्याली होती तो इब्ने खल्दून जैसा मुअर्रख उसे तारीख के दामन में न डालता, इब्ने असीर और इब्ने जोजी उसका जिक्र ना करते। दर्जनों मुस्तनद मुअर्रखों ने हसन बिन सबा और उसकी जन्नत का तफसीली जिक्र किया है। यूरोपीय मुअर्रखों ने तो और ज़्यादा तहकीक करके ये हालात कलम बंद किए हैं। इस बाब में उन अजीम शख्सियतों के नाम दिए गए हैं जो हसन बिन सबा के पैरोकारों के हाथों कत्ल हुए। इस फहरिस्त को देख कर बताएं कि क्या ये शख्सियात अफसानवी हैं। दास्तान को आपको मरो ले चलता है जहां हसन बिन सबा पहुंच चुका है और निज़ामुल मुल्क के पास बैठा है। वो निज़ामुल मुल्क को बता चुका है कि फातिमा उसकी बहन है जो जवानी की उम्र में ही बेवा हो गई है। निज़ामुल मुल्क ने उसकी बहन को अपनी बीवी के पास भेज दिया।
हसन बिन सबा ने निजामुल मुल्क को मदरसे के ज़माने का वादा याद दिलाया और बड़े ही दर्दनाक और असरअंगेज लहजे में अपनी बेरोजगारी और बदहाली का किस्सा सुनाया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता ख्वाजा, हसन बिन सबा ने कहा। तुम वजीर आजम हो और मैं तुम्हारी रियाया का एक नादार आदमी हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुम उन मोमिनीन में से हो जो जहद और तकवा को अपनी ज़िंदगी समझते हैं। तुम जैसे जाहिद और मुत्तकी अपने वादे पूरे किया करते हैं। वो जानते हैं कि वादा खिलाफी गुनाह है। यह भी सोचो कि मैंने इतना ही इल्म हासिल किया है जितना तुमने किया है, लेकिन तुम वजीर आजम हो और मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो हसन, निज़ामुल मुल्क ने कहा। मैं अपना सिर्फ वादा ही पूरा नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें अपनी ज़ाती अमलाक का भी बराबर का हिस्सादार समझूंगा। पहले बयान हो चुका है कि निज़ामुल मुल्क ने सुल्तान मलक शाह को हसन बिन सबा की शख्सियत और इल्मी काबिलियत की ऐसी तस्वीर दिखाई कि सुल्तान ने उसे मोतमद खास का रुतबा दे दिया। मुअर्रख लिखते हैं कि ये ओहदा वजीर के बराबर था, लेकिन हसन बिन सबा ऐसा रुतबा चाहता था जिसमें वो आज़ादाना फैसले कर सकता। तकरीबन तमाम तारीख दानों ने लिखा है कि हसन बिन सबा ने निज़ामुल मुल्क को सुल्तान की नज़रों में गिराने के लिए ये तरीका सोचा कि उन अहम रुतबे वाले ओहदेदारों को हाथ में ले लिया जाए जिनकी बात सुल्तान तवज्जो और दिलचस्पी से सुनता है। उनमें एक एहतशाम मदनी था जो सुल्तान के 3 मुशीरों में से था। वो धेड़ उम्र आदमी था, पाबंदे सोमो सलात भी था। एहतशाम मदनी शाम के वक़्त शहर के एक बाग में चहलकदमी करने के लिए जाया करता था। एक शाम वो हस्बे मामूल टहल रहा था कि एक जवान साल लड़की उसके सामने अचानक आ गई और झिझक कर एक तरफ हो गई। बाग खास किस्म के लोगों के लिए महसूस था। उस लड़की को एहतशाम मदनी ने पहली बार देखा था। लड़की किसी आम से घराने की नहीं लगती थी। एहतशाम मदनी ने देखा कि लड़की अचानक सामने आ जाने से कुछ घबरा गई थी और उस पर हिजाब तारी हो गया था। वैसे भी ये लड़की उसे बहुत अच्छी लगी। उसने लड़की को बुलाकर पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्यों आई है। मैं हसन बिन सबा की बहन हूँ, लड़की ने जवाब दिया। हसन बिन सबा, एहतशाम मदनी ने पूछा और खुद ही बोला, अच्छा अच्छा, वो हसन बिन सबा जो चंद दिन पहले सुल्तान के मोतमद खास मुकर्रर हुए हैं। ये एहतशाम मदनी और उस लड़की की पहली मुलाकात थी। पहले बयान हो चुका है कि यह लड़की हसन बिन सबा की बहन नहीं थी, ना उसका नाम फातिमा था और ना ही वो बेवा थी। उसने बातों बातों में एहतशाम मदनी को बताया कि वो बेवा है, इसलिए उसे भाई अपने साथ ले आया है। इससे एहतशाम मदनी के दिल में उस लड़की के लिए हमदर्दी पैदा हो गई। लड़की ने ऐसे अंदाज से बातें की जैसे वो एहतशाम मदनी की शख्सियत से मुतासर हो गई हो। एहतशाम मदनी सोच भी नहीं सकता था कि यह लड़की हसन बिन सब्बा और अहमद बिन अताश जैसे बातनियों की तरबियत याफ्ता है और यह इंसान के रूप में आई हुई जहरीली नागन है। वो जब वहां से चली गई तो एहतशाम मदनी जैसे जाहिद और पारसा ने अपने दिल में धचका सा महसूस किया और उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि ये लड़की उसे एक बार फिर मिले। लड़की उसे फिर मिल गई और पहले रोज से ज्यादा बेतुकल्फी की बातें की। वो जाहिर ये करती थी कि बेवगी ने उसे मगमूम और रंजीदा कर रखा है। इस तरह उसने एहतशाम मदनी के दिल में अपनी हमदर्दी पैदा कर ली। फिर उसी बाग में शाम का अंधेरा फैलने के बाद उन दोनों की कई बार मुलाकातें हुई और नौबत यहाँ तक पहुंची कि लड़की ने एहतशाम मदनी को एक रोज अपने घर बुला लिया। लड़की ने उसे कहा था कि हसन बिन सबा सुबह चला जाता है और शाम को वापस आता है। यह लड़की तरबियत के मुताबिक एहतशाम मदनी पर एक नशा बनकर गालब आ गई थी, इस हद तक कि सोमो सलाद का पाबंद ये मुअज़्ज़ज़ शख्स अपना आप फरामोश कर बैठा। दिन के वक्त वह उस लड़की के घर में उसके हुस्न व शबाब से मखमूर और मदहोश हुआ जा रहा था कि सहन में किसी के कदमों की आहट ने उसे चौंका दिया। ये कौन है? एहतशाम मदनी ने घबराहट के आलम में पूछा। खादम होगा, लड़की ने बड़े इत्मीनान से कहा। मैं देखती हूँ। पेशतर इसके कि लड़की बाहर निकलती हसन बिन सबा कमरे में दाखिल हुआ और एहतशाम मदनी जैसे मोमन आदमी को अपनी बहन के साथ देखकर हक्का बक्का रह गया। एहतशाम मदनी उसके सामने खड़ा कांप रहा था। मैं तुम दोनों को संसार कराऊंगा, हसन बिन सबा ने कहा। मैं बाहर दरवाजा बंद करके सुल्तान के पास जा रहा हूँ। हसन बिन सबा दरवाजे की तरफ बढ़ा तो लड़की उसकी टांगों से लिपट गई और रो रो कर कहने लगी कि उसने इस शख्स को नहीं बुलाया था। फिर ये मेरे घर में किस तरह आ गया? हसन बिन सबा ने पूछा। ये खुद ही आया था, लड़की ने जवाब दिया, और उसने मेरे साथ प्यार और मोहब्बत की बातें शुरू कर दी। अच्छा हुआ कि तुम आ गए और मैं इसकी दस्त दराजी से बच गई। एहतशाम मदनी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि इस लड़की ने उसे खुद बुलाया था। कुछ देर यही झगड़ा चलता रहा। हकीकत कुछ भी है, हसन बिन सबा ने कहा। मैं ये देख रहा हूँ कि तुम मेरे घर में मेरी बहन के पास बुरी नीयत से आए बैठे हो। मैं सुल्तान को जरूर बताऊंगा। एहतशाम मदनी सिर्फ मुअज़्ज़ज़ आदमी ही नहीं था, बल्कि वह सुल्तान मलक शाह का पसंदीदा मुशीर भी था। उसकी जान चली जाती तो वो कबूल कर लेता, लेकिन यह भी हो सकता था कि सुल्तान उसे माजूल करके निकाल दे। इस सूरत में उसकी जो बेइज्जती और बदनामी होनी थी
اس کے تصور سے ہی وہ کانپ اٹھا۔ اس نے حسن بن صبا کی منت سماجت شروع کر دی کہ وہ اسے معاف کر دے۔ لڑکی نے بھی حسن بن صبا سے کہا کہ یہ آخر معزز آدمی ہے، اسے بخش دیا جائے۔ حسن بن صبا گہری سوچ میں چلا گیا، جو دراصل اداکاری تھی۔ سوچ سے بیدار ہو کر اس نے احتشام مدنی کا بازو پکڑا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو احتشام مدنی کے چہرے پر رونق اود کر آئی تھی۔ حسن بن صبا نے اس کے ساتھ سودا بازی کر لی تھی، جو مختصر یہ تھی کہ احتشام مدنی نظام الملک کے خلاف حسن بن صبا کا ساتھ دے گا۔ یہ شخص حسن بن صبا کا پہلا شکار تھا جسے اس نے نظام الملک کو سلطان کی نظروں سے گرانے میں استعمال کرنا تھا۔ سلجوقی سلطان ملک شاہ کا مشیر خاص اور منظور نظر احتشام مدنی پابند صوم و صلات تھا۔ زاہد و پارسا اور معزز آدمی تھا، کوئی ایسا جوان سال بھی نہ تھا کہ جوش شباب میں ایک حسین لڑکی کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتا، مگر فاطمہ کو دیکھ کر اپنے آپ کو اور اللہ کو بھی بھلا بیٹھا اور حسن بن صبا کے جال میں آ گیا۔ وہ اس کمرے سے جس میں حسن بن صبا اسے لے گیا تھا نکلا تو اس کے چہرے سے شرمساری اور گھبراہٹ دھل گئی تھی اور رونق اود کر آئی تھی۔ یہ تو واضح ہے کہ حسن بن صبا نے اس کے ساتھ سودا بازی کر لی تھی کہ وہ وزیر اعظم نظام الملک کو سلطان ملک شاہ کی نظروں میں گرانے میں اس کی مدد کرے گا۔ لیکن ان کے درمیان باتیں کیا ہوئی تھیں؟ تاریخوں میں جو اشارے ملتے ہیں ان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حسن بن صبا نے احتشام کو اندر لے جا کر یوں نہیں کہا تھا کہ احتشام اسے نظام الملک کی جگہ وزیر اعظم بنوا دے۔ تم بے شک سلطان کے مشیر ہو احتشام، حسن بن صبا نے کہا تھا، لیکن میرا رتبہ بھی تم سے کم نہیں۔ میں جو بات کرنا چاہوں گا وہ براہ راست سلطان کے ساتھ کر لوں گا، لیکن تمہاری اس حرکت سے مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ فوری طور پر مجھے جو خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں تو دل میں سلطنت سلجوق کی بھلائی لے کر آیا تھا۔ میں اہل سنت والجماعت ہوں، مجھے کسی عہدے اور کسی رتبے کی ضرورت نہیں۔ قلعہ شادر سے قلعہ خلجان تک کے علاقے کے لوگ مجھے اپنا مرشد اور عالم دین مانتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سلطنت سلجوق اور اسلام کے خلاف کچھ فتنے اٹھ رہے ہیں۔ میں یہاں ان خطروں کے انسداد کے لیے یہاں آیا تھا، لیکن میں نے یہاں کچھ اور ہی دیکھا ہے۔ میں اپنی اس حرکت پر نادم ہوں میرے بھائی، احتشام مدنی نے کہا۔ صرف یہی ایک حرکت نہیں ہوئی، حسن بن صبا نے کہا۔ میں نے یہ عہدہ سنبھالا تو نظام الملک نے سلطان کے اور تمہارے خلاف کان بھرنے شروع کر دیے۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ میں اور نظام الملک امام موافق کے مدرسے میں اکٹھے پڑھے ہیں۔ ہم گہرے دوست ہوا کرتے تھے۔ اس نے خود مجھے یہاں بلایا اور اس عہدے پر یہاں لگوایا ہے۔ یہ سرکاری خزانے پر ہاتھ صاف کر رہا ہے اور اس کے ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ یہ خلیفہ سے مل کر ایک فوج تیار کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ سلجوقی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ میں سلطان کو خبردار کروں گا، احتشام مدنی نے کہا۔ سلطان صرف میری بات سنتا ہے۔ ایسی حماقت نہ کر بیٹھنا، حسن بن صبا نے کہا۔ نظام الملک پہلے ہی تمہیں یہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکلوانا چاہتا ہے۔ یہ تو لڑکپن میں بھی مدرسے میں اسی طرح جوڑ توڑ کرتا رہتا تھا۔ اس کا ذہن سازشی ہے۔ سلطان اگر تمہاری سنتا ہے تو اس کی بھی سنتا ہے اور مانتا ہے۔ اگر تم نے جلد بازی سے کام لیا تو یہ شخص تمہیں یہاں سے نکلوائے گا نہیں بلکہ قید خانے میں بھجوا دے گا۔ میں باہر کے خطروں کو تو بھول ہی گیا ہوں احتشام۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے، یہ بڑا ہی زہریلا سانپ ہے جو سلطان کی آستین میں پرورش پا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ احتشام نے پوچھا۔ پہلے میری بات پوری ہونے دو، حسن بن صبا نے کہا۔ میں اس وزیر اعظم کی سازشوں سے پریشان ہو رہا تھا اور یہی سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ بات کروں، لیکن تم نے جو حرکت کی ہے اس سے میں بالکل ہی مایوس ہو گیا ہوں۔ اگر مشیر خاص اس طرح کرے کہ حاکموں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کی عزت کے ساتھ کھیلے تو اس سلطنت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں سلطان کو یہ تو ضرور بتاؤں گا کہ اس کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ احتشام مدنی نے حسن بن صبا کے آگے ہاتھ جوڑے اور منت سماجت شروع کر دی کہ وہ اسے معاف کر دے اور یہ بات سلطان تک نہ پہنچائے۔ اگر میں نے تمہاری اس حرکت کی شکایت سلطان کو کر دی تو تم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، حسن بن صبا نے کہا۔ سلطان نظام الملک سے مشورہ لے گا۔ نظام الملک جس موقع کی تلاش میں ہے وہ اسے مل جائے گا، پھر تم سیدھے قید خانے میں جاؤ گے۔ حسن بن صبا سوچ میں پڑ گیا اور کچھ دیر بعد بولا، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں نظام الملک کو سلطان کی نظروں سے گرانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اپنے ساتھ سمجھو، احتشام نے کہا، لیکن نظام الملک کے ساتھ پہلے کی طرح دوستانہ رویہ رکھنا۔ حسن بن صبا نے کہا، اسے شک نہ ہو کہ ہم دونوں اس کے خلاف کچھ کر رہے ہیں۔ حسن بن صبا کے بولنے کا انداز ایسا تھا جو ایک خاص تاثر پیدا کرتا تھا۔ احتشام مدنی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس شخص کے جال میں آ گیا ہے جس نے بڑی محنت سے اپنے آپ میں ابلیسی اوصاف پیدا کیے ہیں
اور دو استادوں نے اس میں ابلیس کی قوت پیدا کر کے اسے مکمل ابلیس بنا دیا ہے۔